हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग लाइट की 10th वीडियो करने लगे हैं। 9th वीडियो के अंदर हमने रिफ्रैक्शन की फील ले ली थी कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, और साथ ही साथ एक लॉ भी पढ़ लिया था रिफ्रैक्शन का। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पे लिंक मैं दे दूंगा, जाओ जाके पहले वो वीडियो देख के आओ। और जो वो वीडियो देख चुका है, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ। तो यार लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये वाला लॉ एंड पढ़ा था कि जो इंसिडेंट है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो एक ही प्लेन पर लाई करेगी। और ये लॉ एज इट इज रिफ्लेक्शन जैसा था, इसमें कुछ नया नहीं था। और मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी कि कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता। और लोग इसके दोनों एंगल्स के बीच में ना कुछ रिलेशन, कुछ संबंध, कुछ जोक ढूंढना चाहते थे कि क्या मिलता है इन दोनों के बीच में। उन्होंने ढूंढा भी था और उसी चीज को हमने डाला है स्नेल्स लॉ के अंदर। क्या होता है स्नेल्स लॉ, क्या है ये बला जो हमें आज पढ़नी है। आज का तुम्हें एम समझ में आ गया होगा। हम लोग चैप्टर के एंड तक ना स्नेल्स लॉ की फील ले लेंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल ना बच्चों को इस पूरे चैप्टर के अंदर ये स्नेल्स लॉ और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही दो लगते हैं। थोड़ा दिमाग के ऊपर से जाने वाली बात है ना। आज बिल्कुल आराम से समझेगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तुम्हारे दिमाग में ऐसा चिपक जाएगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुम आने वाले टाइम में भी नहीं भूलोगे कि ऐसी कोई भी चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुम्हारे सामने एक बड़ा अच्छा सा कमरा आ रहा होगा जिसके टेबल के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ग्लास पड़ा हुआ है, ग्लास लैब पड़ा हुआ है। ठीक है, और वही हमें आज का क्या समझाएगा, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से समझाएगा। अच्छा चलो यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना समझने से पहले मेरी एक बात समझने की कोशिश करो। मानो कि तुम एक खाली रोड पे चलते जा रहे हो, आराम से चल रहे हो, चलते चलते, या मान लो तुम दो भाई चल रहे हो। ठीक है, दो भाई आराम से रोड पे चल रहे हैं। अब चलते चलते उनके आगे दो सड़क आई है, दो रोड आई है, और एक रोड के ऊपर भीड़ ज्यादा है और एक रोड के ऊपर भीड़ कम है। अब जैसे मान लो मैं और शिवम चल रहे थे, तो मैं हूं होशियार और मैं घुस गया कम भीड़ वाले रास्ते में, और शिवम भाई भी होशियार है लेकिन वो थोड़ा ज्यादा भीड़ वाले रास्ते में घुस गया, मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या शिवम भाई उस ज्यादा भीड़ वाले रास्ते से पहले निकल सकता है? नहीं, क्योंकि वो जो भीड़ है वो शिवम भाई को रोकेंगी। और जो खाली रास्ते पे मैं घुसा हूं, जहां पे भीड़ कम थी लेकिन कम थी, वहां से मैं फटाफट निकल जाऊंगा। ऐसा क्या हुआ कि मैं आराम से निकल गया, और ऐसा क्या हुआ कि शिवम भाई देर से निकला? उन दोनों गली की यही टेंडेंसी थी। जिस गली के अंदर भीड़ ज्यादा, वहां से इंसान लेट निकलेगा, और जिस गली के अंदर भीड़ कम, वहां से इंसान जल्दी निकलेगा। हमें यह तो पता है कि लाइट रे मीडियम चेंज करने पे बेंड करती है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, क्योंकि कहीं पर एटम्स की भीड़ ज्यादा है, कहीं पर एटम्स की भीड़ कम है। कहीं पर हमारी लाइट अपनी नॉर्मल स्पीड से मूव करती है, और अगर किसी मीडियम में चेंज होगी तो लाइट की स्पीड को डिक्रीज या इंक्रीज होना पड़ेगा, जिस वजह से उसका पाथ डेविएट होता है। ये हम लोग लास्ट के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये चीज भी ना हर मीडियम के हिसाब से अलग अलग होती है। वाटर के अंदर अगर पार्टिकल्स थोड़े खुले खुले और ग्लास के अंदर पार्टिकल्स बहुत चिपके चिपके हैं, तो ग्लास जो है उस लाइट रे को ज्यादा बेंड करेगा। उसी जगह वाटर उसको थोड़ा सा कम बेंड करेगा पर थोड़ा सा कम बेंड करेगा। जैसे जो जिस गली में मैं घुसा था जाने के लिए, वो गली मुझे रोक तो रही थी, पर उतना नहीं रोक रही थी जितना शिवम भाई को रोकेंगी, क्योंकि शिवम भाई वाली गली में भीड़ ज्यादा है। भीड़ मेरी गली में भी है, पर मेरी गली में शिवम भाई की गली के मुकाबले थोड़ी ज्यादा भीड़ है। उसको मेरे रास्ते पे चलना चाहिए था, मैं उसको क्या भी जाता मेरे साथ चलने पर, मेरी बात मानता नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। ऐसा ही हर मीडियम के साथ होता है। मीडियम चाहे कोई सा भी हो, चाहे हमारा वाटर हो, चाहे हमारा ग्लास हो, हर एक मीडियम की टेंडेंसी लाइट रे को बेंड करवाने की बहुत अलग अलग होती है। बात समझ पा रहे हो? लाइट रे हर मीडियम के अंदर अपनी स्पीड अलग अलग दिखाएगी, क्योंकि यार पार्टिकल्स तो सबके अंदर तो सेम है नहीं। ग्लास के अंदर ज्यादा टाइटली पैक्ड है, और उसके अंदर वाटर के अंदर थोड़े उससे लूजली, फिर गैस के अंदर बहुत लूजली। बात समझ पा रहे हो? ये जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है ना, यही हमारे पूरे रिफ्रैक्शन के टॉपिक में हमारा जो बिल्कुल मतलब अलग अलग चीजें दिखाती है। सब कुछ इसी वजह से होता है। बेंड हो रही है तो एटम्स की वजह से हो रही है, बेंड उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो भी एटम्स की वजह से हो रही है। कितनी बेंड होगी कितनी नहीं होगी, ये भी उसकी भीड़ पर ही डिपेंड करता है। तो कोई भी सब्सटेंस किसी भी लाइट रे को कितना बेंड करवा पा रहा है, उसकी कितनी टेंडेंसी है वहां पे रिफ्रैक्शन करने की, उसी चीज को कहा जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई फील आई थोड़ी सी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ भी नहीं है कि कोई भी मटेरियल किसी भी लाइट रे को कितना बेंड करवा पाएगा, वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये किसी एक बॉडी का, किसी एक सब्सटेंस का मेजर है कि वो रिफ्रैक्शन कितना करवा सकता है। बात क्लियर है? अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती हम लोग ये भी आगे से जानेंगे। जनरली हम लोग पता है क्या है,
अब मैं देखो निकालना चाहूँगी कितनी बेंड हो रही है या उसकी स्पीड कितनी कम हो रही है, तो कैसे निकालूंगा? जैसे मान लो ये चल रहा हिमांशु, ठीक है, और इस हिमांशु के साथ चल रही है पुष्पा जी। हाथों में हाथ लिए, ये रही पुष्पा, और पुष्पा झुकेगी नहीं, ठीक है। अब ये चल रही है पुष्पा, ठीक है। अब चलते 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 क्या हुआ, हम दोनों की स्पीड थी मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकंड की। अब हम दोनों घुस गए एक बाजार के अंदर, जिस बाजार के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है, ये लोग ही लोग, आ हा, छोटे बड़े बूढ़े, ओ खली साहब भी हैं यहाँ पे, बहुत ही भीड़ है, अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पे, भीड़ बहुत है। अब मैं और पुष्पा जाते जाते कहाँ घुस गए, इस भीड़ के अंदर घुस गए, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, वैसे थोड़े लगते हैं, बिल्कुल नहीं लगते। अब पुष्पा और मैं जब इसके अंदर घुसे तो हमारी स्पीड मान लो 4 मीटर पर सेकंड की हो गई, पहले 8 थी अब 4 हो गई। मैं तुमसे पूछूं मेरी स्पीड कितनी कम हुई है, तुम कहोगे आधी कम हो गई, पहले 8 थी अब 4 हो गई, आधी हो गई। तुमने ये चीज़ निकाली कैसे? आधी कम हो गई तुमने निकाली कैसे? तुमने क्या करा, जहां मेरी पहले स्पीड थी, जो मेरी पहले स्पीड थी उसको डिवाइड कर दिया मेरी बाद वाली स्पीड से। तुम कहोगे बिल्कुल ठीक है। तुमने क्या करा, मेरी पहले वाली स्पीड को डिवाइड कर दिया बाद वाली स्पीड से, तो तुम्हारे पास आंसर आ गया कि भाई 2, इसकी जो स्पीड है वो 2 गुना कम हो गई, है ना। तो यही चीज़ हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए भी करते हैं कि एक मीडियम जिससे लाइट रे एंटर कर रही है और जिस मीडियम के अंदर कर रही है उस मीडियम के अंदर जहां से एंटर कर रही थी वहां पे उस लाइट रे की स्पीड अलग होगी, और जिस मीडियम के अंदर एंटर कर रही है वहां पे लाइट रे की स्पीड अलग होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों लाइट रेस को डिवाइड कर देते हैं और हमें पता लग जाता है कि उस मीडियम के अंदर वो लाइट रे कितना गुना बेंड हो गई। बात क्लियर है? और तुम्हें पता है अगर ये वैल्यू ज्यादा आएगी तो वो ज्यादा बेंड हो रही है, और कम आएगी तो कम बेंड हो रही है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो बेंड ज्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो बेंड कम। बात क्लियर है? क्योंकि यही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यही तो मेजर है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज के अंदर अगर की लाइट रे जा रही है तो वो उसको कितना रिफ्रैक्ट कर पाता है, कितना बेंड करवा पाता है। बात क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ भी नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम की जगह तुम कोई भी मीडियम लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तुम लिख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, तो मैं बढ़िया सा लिख के देता हूँ। वैक्यूम की जगह तुम लिखोगे यहाँ पर फर्स्ट मीडियम, लिख सकते हो, नहीं लिखना यही है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्रक को जान देते हैं, पहले बहुत आवाज करता है। अब शुरू करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। पहले मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टू दैट इन द मीडियम, जिस मीडियम के अंदर वो जा रही है, यानी कि सेकंड मीडियम के अंदर। दोनों की स्पीड ऑफ लाइट का जब रेशियो ले लेंगे, रेशियो का मतलब ये होता है डिवाइड, तो लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन लाइट इन सेकंड मीडियम हमारा क्या देती थी हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये n21 क्या है, n21 अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। पहले ये मान लो अगर तुम 2 लाइट रेस की स्पीड को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि वहां पर तुम्हारी जो लाइट रे है वो कितना गुना उसकी स्पीड कम हो रही है, वहां पर कितना ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसी भी चीज का। तुम्हें बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है, अभी यहाँ पे एग्जांपल भी लेके देखेंगे, ठीक है। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, जैसे डिस्टेंस का मीटर होता है, लेंथ का कोई भी मीटर हो गया, मास का केजी हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं होता। टाइम का जैसे सेकंड होता है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये पर वो है, मतलब कह सकते हैं ऐसा परसेंटेज है कि कितने परसेंट हमारी जो वो है लाइट रे वो धीरे हो रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी ये यूनिटलेस क्वांटिटी है दैट डिस्क्राइब्स हाउ द लाइट ट्रेवल्स इन द गिवन मीडियम, कि जिस भी मीडियम के अंदर लाइट रे ट्रेवल करेगी वहां पर उसका कितना रिफ्रैक्शन होगा, उसकी स्पीड कितनी कम होगी, कितनी नहीं होगी। क्या बात क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए ना हम लोग जरा सा ये डायग्राम समझते हैं जो लगा रखा। पहले यहाँ पे फर्स्ट मीडियम में लिख रहने देता हूँ, क्योंकि अभी तुम स्क्रीनशॉट भी तो लोगे यार, बाद में गलती हो गई तो दिमाग है मेरे पास थोड़ा सा, ऐसी भी बात नहीं है। तो कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो ये रहा मेरा फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तुम यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा कमरा है और इस कमरे के अंदर आसपास की लाइट रेज निकल के जा रही है, मान लो हमारे ग्लास स्लैब के ऊपर। ये हमारी लाइट रेज निकल के गई ग्लास स्लैब के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ ये जानना कि ग्लास स्लैब के अंदर जाती है जो लाइट रे है वो कितना बेंड कर जाएगी।
है ना, किस हिसाब से इसकी स्पीड कम होगी। तो उसको जानने के लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानेंगे। तो यहाँ पे लाइट रे, अब तुम्हें पता है जब भी लाइट रे एयर के अंदर ट्रैवल करती है ना, तो एयर के पार्टिकल्स बहुत खुले होते हैं। एयर मान लो या वैक्यूम मान लो। अब किसी किसी को वैक्यूम नहीं पता होगा वैक्यूम क्या होता है, तो वैक्यूम ऐसा मान लो जहां पर कोई भी एटम नहीं होता, ठीक है, जहां पर कोई भी एटम नहीं होता। वैक्यूम हमारे स्पेस में होता है जहां पे कोई भी एटम नहीं होता, कोई मैटर नहीं होता। एयर हमारा मैटर है, मतलब एयर और वैक्यूम में इतना अंतर नहीं है। वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते, एयर के अंदर होते हैं पर बहुत कम होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो एयर के अंदर हमारी जो लाइट की स्पीड रहती है वो रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है। जहां पर भी तुम्हें लाइट की स्पीड दिख जाए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या तुम्हें कहीं पर भी दिख जाए कि पहला मीडियम एयर है, तो याद रखना कि एयर के अंदर हमेशा लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है। ये नॉर्मल लाइट की स्पीड है, जो हमेशा लाइट की स्पीड नॉर्मल जो मानी जाती है 3 लाख किलोमीटर कुछ पर सेकेंड में, बड़ी तेज है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा दे रखा है हमारा फर्स्ट मीडियम। राइटिंग अच्छी नहीं आ रखी थी इसलिए मिटा दिया, कोई बोलेगा दोबारा लिख के मिटा के लिख रहा है, राइटिंग अच्छी नहीं आ रखी थी, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम से हमारी लाइट रे गई जिसकी स्पीड हमें दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या है, ये हमारा एयर है। अब एयर से लाइट रे कहां जा रही है, हमारे ग्लास के अंदर, ठीक है। अब तुम्हें पता है ग्लास के अंदर जा रही है, यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े ऊपर नीचे होंगे तो लाइट रे को बेंड होना ही पड़ेगा। अब मान लो कि लाइट रे जैसे ही घुसी उसकी स्पीड स्लो हुई, उसकी स्पीड स्लो होकर क्या हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कम हो गई। पहले 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, अब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मैं तुमसे बोलूं तुम्हें 3 चॉकलेट दी जाएगी और फिर तुम्हें बोलूं 2 चॉकलेट दी जाएगी, तो तुम किस में खुश होगे? हम तो 3 वाली चॉकलेट में खुश होंगे। 3 वाली चॉकलेट में क्यों खुश होगे? क्योंकि 3 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर कम है। इतनी तो मैथ्स आती होगी तुम्हें। क्या सर बेइज्जती कर रहे हो? भाई बेइज्जती कर रहा हूं मैं, जिंदी बेइज्जती कर रहा हूं। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो जब कभी भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है तो ये इस ग्लास के अंदर कितना बेंड करेगी, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस इन दोनों लाइट रेस को, लाइट रेस की जो स्पीड है उसको डिवाइड कर दूंगा। जैसे हमने यहाँ पे करा था ना पुष्पा और मेरे केस में, तो मैं क्या करूंगा 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। अब तुम जानते हो ये 10⁸ कट गया, तुम कहोगे बिल्कुल कट गया, जिंदा कट गया। अब अगर मैं 2 से 3 को काटना चाहूँ तो 3/2, 3 का आधा क्या होता है? तुम्हें 3 रोटी दिया, बोलिए आधी आधी कर दो, तुम क्या करोगे? 1.5 रोटी बांट दोगे, 1.5, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल क्लियर है। यानी कि 1.5 गुना लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। जब कभी भी एयर से लेकर के ग्लास में लाइट रे एंटर कर रही है तो उसकी जो स्पीड है वो 1.x कम हो जाएगी, मतलब 1.5 गुना उसकी स्पीड को डिक्रीज होना पड़ेगा। यही 1.5 हमारा क्या होता है, यही 1.5 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, किसका? ग्लास का। कुछ नहीं करना होता हमें, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम को डिवाइड कर देते हैं। ये सबसे मेन फॉर्मूला, सबसे ज्यादा लगने वाला है 2-3 और भी, वो भी पढ़ेंगे, पर सबसे ज्यादा जो लगेगा, सबसे ज्यादा यही वाला लगेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। क्या बात क्लियर है? तुम कहोगे बिल्कुल जिंदी क्लियर है, सब समझ में आ गया। और तुम्हें पता है ये स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग डिनोट करते हैं v1 से। v1 से मेरा मतलब क्या है? कहो मैडम डिनोट करना है यार, ये कैसी बात हुई? आपका नाम हिमांशु क्या है? रख दिया, बस खत्म। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको डिनोट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम को v1, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम v2 इज इक्वल्स टू n21। अब बड़ी देर से ये n21 होता जा रहा है, ये n21 है क्या लिखते हैं हम लोग n21 को? तो मेरी बात ध्यान से समझना, हम लोग जब कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अब तुम्हें पता है हर चीज़ की डिनोशन होती है, लेंथ को तुम L से डिनोट करते हो, मास को तुम m से डिनोट करते हो, टाइम को तुम t से डिनोट करते हो, टेम्परेचर को तुम TMP से डिनोट करते हो, सबकी अपने अपने डिनोशन है भाई, सबकी अलग अलग होती है। ऐसे ही हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया की डिनोशन है n, स्मॉल n, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते क्या? n लिखा है। वाह शाबाश हिमांशु। ये क्या है? हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिनोशन, जिससे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना हमेशा सेकंड मीडियम का होता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अभी के मैंने क्या बोल दिया, थोड़ी भारी लैंग्वेज बोल दी। मतलब तुम जानते हो लाइट रेज हमेशा फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है। तुम कहोगे हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर जब कभी मैं किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूँगा तो हमेशा सेकेंड मीडियम का निकाल पाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, या फर्स्ट का निकाल पाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। क्योंकि एक बात बताओ, कल को एयर के अंदर लाइट की स्पीड कुछ और है, तो एयर से अगर ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी स्पीड लाइट की एयर के अंदर है 3 × 10⁸, मैं उसको डिवाइड करूंगा किससे? जितनी लाइट की स्पीड हमारी हो जाएगी ग्लास के अंदर 2 × 10⁸।
बात क्लियर है। यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1.5। उसी जगह अगर मान लो लाइट रे एयर की जगह वाटर से एंटर कर रही है ग्लास के अंदर, अब जो हमारा पहला मीडियम है वो एयर की जगह क्या हो गया, वाटर हो गया, तो क्या वाटर के अंदर इसकी लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी? कतई नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगी। मान लेते कुछ हमारे वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कुछ भी थी x, उसको अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ हमारे ग्लास की स्पीड से, तो क्या आंसर अब पहले जैसा सेम आएगा? तुम कहोगे बिल्कुल भी सेम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ अलग आएगा। अगर लाइट की स्पीड चेंज हो रही है तो आंसर भी चेंज होगा। तो क्या इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया? ऐसा कैसे हो गया? जादू। तो यहाँ पर हमेशा जब कभी भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालते हैं तो हमेशा सेकेंड मीडियम का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब डिपेंड करता है कि लाइट रे जिस मीडियम के अंदर एंटर कर रही है वो कौन से मीडियम से कर रही है। अगर मैं यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू एयर तो कैसे करूँ? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या बात क्लियर है? n/1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट मीडियम हमारा कौन सा था? एयर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, v1 अपॉन v2। फर्स्ट मीडियम के लाइट की स्पीड को डिवाइड कर देंगे हम लोग सेकेंड मीडियम के लाइट की स्पीड से। क्या बात क्लियर है? थोड़ी सी टिपिकल थी यहाँ पे। n/1 का मतलब ही यही क्या होता है, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा निकालते हैं सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्योंकि अगर ये फर्स्ट मीडियम चेंज हो गया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। तो हमें दिखाना पड़ता है कि भाई किन दो मीडियम्स के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये दो मीडियम्स अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक चेंज हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, क्योंकि दोनों के अंदर स्पीड ऑफ लाइट सेम है, लेकिन अगर कोई दूसरा आ गया तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट अलग हो जाए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी अलग होना पड़ेगा। या इसको थोड़ा सा अगर मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ, एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल हो गया ना n/1 वाला। ऐसा समझो कि हाँ, मान लो मेरे पास 8 रोटियां हैं, ठीक है, 8 रोटीज, 8 चपातीस रोटी कुछ भी कहते हो तो मैंने हमारे यहाँ पे रोटी कहते हैं। 8 रोटियां हैं मेरे पास। अब मेरे साथ मेरा भाई है शिवम, और मम्मी ने बोला कि तुम रोटी आधी आधी बांट के खा लेना। अब मान लेते हैं शिवम की कैपेसिटी है 6 रोटी की और मेरी कैपेसिटी है 2 रोटी की, तो मैंने 2 रोटी रखी और 6 रोटी दे दी शिवम भाई को। अब वो 6 रोटी खा लेगा? बिल्कुल खा लेगा। यहाँ पर मैंने रोटी किसके में बांटी है? हम दोनों के हिसाब से बांटी है कि वो कितनी खा सकता है और मैं कितनी खा सकता हूँ। उसी जगह मान लो शिवम नहीं है, मेरा छोटा भाई है। अब कोई छोटा भाई है, छोटे भाई की कैपेसिटी है 3 रोटी की, ठीक है। अब मैंने भाई 3 रोटी की कैपेसिटी है, तो ये थोड़ी है जैसे शिवम को 6 उठा के दी वैसे उसको 6 उठा के दे दूंगा। नहीं, तेरे को 3 की भूख है तो 3 का, उसको 3 ही उठा के दूंगा। यानी कि जैसे जैसे हम दोनों में से कोई सा भी एक बंदा बदल गया तो रोटी बांटने की जो वो नंबर है, वो एक रेशो है, क्या वो नहीं बदल गया? तुम कहोगे बिल्कुल बदल गया। पहले हमने 6:2 के रेशो में बांटी थी, लेकिन जब मेरा भाई आ गया तो मेरे को किस में बांटनी पड़ गई? 3:5 के रेशो में, क्योंकि उससे 3 चाहिए तो बची हुई 5 मेरे को खानी पड़ेगी। बात क्लियर हो रही है? तो यार सेम ना इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के साथ भी होता है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम में से कोई सा भी एक मीडियम चेंज हो गया तो लाइट का जो रेशो है, जो लाइट के डिवाइड करके हमने रेशो निकाला है, वो भी चेंज होगा, क्योंकि हर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड सेम नहीं रहती। ग्लास के अंदर कुछ और है तो वाटर के अंदर कुछ और रहेगी ही रहेगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई भाई? इससे अच्छा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में नहीं समझा सकता था। बताने को तो यार अगर मैं फॉर्मूला भी बता देता तो सीधा सीधा हो सकता था कि यार n/1 = v1/v2। कोई भी 2 लाइट में आ रही हो 2 मीडियम के अंदर तो लाइट रेस की स्पीड को डिवाइड कर देना, और कुछ भी। ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो कि ऐसा हो किस वजह से, वो बेंड हो रही है तो हो किस वजह से रही है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक परसेंटेज है, ये सिर्फ एक रेशो है। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। अगर मैं 4/2 लिख रहा हूँ, यार इसका क्या रेशो होगा? सीधा 2 आ गया, खत्म। उसी जगह स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम हमारी क्या थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरे में थी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 1.5। मुझे पता लग गया कि भाई जब सेकंड मीडियम के अंदर एंटर करिए स्पीड ऑफ लाइट, और जब हमारी जो लाइट है वो हमारे सेकंड मीडियम के अंदर एंटर करिए तो उसकी स्पीड जो है किस हिसाब से डिक्रीज हुई है, उसकी स्पीड 1.5 गुना कम हो गई। ये जो 1.5 गुना कम हुई है ना ग्लास की वजह से, यही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। बात क्लियर है? ओह क्या बात है, बहुत क्लियर है। तो बस इतना ही था इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, तो इतना ही था। अब हम लोग ना 2 तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पढ़ते हैं। कौन कौन से है वो 2 तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस? टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अब तुम्हारी बुक के अंदर 2 ही दे रखे, ठीक है। होते तो मतलब एक और भी है लेकिन जरूरी नहीं है। तो 2 ही तरह के दे रखे। कौन कौन से? मैं कलर चेंज कर लूँ, जरा व्हाइट कलर कर लूँ। सबसे पहला हमारा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा हमारा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अब हमेशा ना जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग हमेशा एब्सोल्यूट और रिलेटिव देखते हैं। एब्सोल्यूट मतलब जब अपने अपने से मतलब हो, और रिलेटिव मतलब जब दो लोगों को रिलेट करके बोला जाए। जैसे 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 मान लो एक सिचुएशन बहुत गंभीर है, किसके बीच में, मेरे और पुष्पा के बीच में। ये खड़ा मैं और ये खड़ी पुष्पा। अब पुष्पा और मेरे बीच में हो गई लड़ाई, पुष्पा मुझ पे चिल्ला रही है और मैं पुष्पा पे चिल्ला रहा हूँ, मेरी धाड़ ज़्यादा तेज है, आज पुष्पा हार जाएगी। हम दोनों के बीच में हो रही है लड़ाई, खूब घमासान युद्ध। अब क्या होगा कि अगर मैं अपनी अपनी देखता जा रहा हूँ यानी कि मैं एब्सोल्यूट में, पुष्पा भी अगर अपनी अपनी साइड देखती जा रही है यानी कि हम दोनों एब्सोल्यूट का पालन कर रहे हैं कि भाई हाँ तू अपना देख मैं अपना देखूँ। लेकिन उसी जगह हम लोग बैठ समझ के विचार विमर्श करके चिल्लाना छोड़ करके दोनों की दिक्कतों को समझे, तो यहाँ का मतलब होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है जब दो चीज़ों को कंपेयर करा जा रहा है, और एब्सोल्यूट का मतलब हो रहा है जब सिर्फ अपना अपना देखा जा रहा है और कुछ भी नहीं। तो इसी चीज़ से हमारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दो तरीके होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। मैं तुम्हें आसान भाषा में बताना चाहूँ तो तुम्हें पता है लाइट जो है हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है। जैसे मान लो ये लाइट रे आई, एक मीडियम से हमेशा दूसरे मीडियम के अंदर ये एंटर कर रही है। अब क्या पता यहाँ से वो नीचे हो जाए, ऐसे हो जाए, कैसे भी जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो अगर हमारा पहला मीडियम जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है अगर वो एयर या वैक्यूम है, यानी कि पहले वाले मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, अब वो किसी भी क्या कहते हैं मीडियम के अंदर घुस जाए, तो वहाँ पर हम लोग इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसिडर करते हैं। अब तुम कहोगे यार ये थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे अभी मैंने तुम्हें समझाया कि हर मीडियम के चेंज होने की वजह से किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। अगर ग्लास के अंदर लाइट रे जा रही है एयर से तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, और अगर ग्लास के अंदर लाइट रे जा रही है वाटर से तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग होगा। अब क्या पता ऐसे कितने सारे सब्सटेंसेस है भाई जिससे ग्लास के अंदर लाइट जा सकती है, तो क्या बार बार हम लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालते रहेंगे? तो इसका सुझाव कैसे निकाला जाए? जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर बार अलग अलग निकलेगा, हर मीडियम के साथ अलग अलग निकलेगा, तो सारे मीडियम के साथ थोड़ी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाप सकते हैं क्या? हर बच्चे को इतने सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पढ़ाए जाएंगे? तो इस चीज़ की दिक्कत थी। तो हमने क्या करा कि भाई जो मानने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो हमें एब्सोल्यूट मान लेना कि हाँ भाई एक यही सही है, तो उसके लिए हमने क्या करा, जब हमारा सबसे पहला एयर के अंदर से लाइट रे आ रही है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर और रिफ्रैक्ट कर रही है, कितनी रिफ्रैक्ट करेगी, इसी चीज़ को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि वो माने जाने वाला जो हम लोगों को बताना है। कि जैसे मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। मैंने तुम्हें बता दी कि ग्लास के अंदर जब कभी भी लाइट रे आएगी तो 1.5 गुना उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन ये लोगों को बताने वाला है किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। वाटर के हिसाब से आएगा तब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एयर के हिसाब से। लेकिन जो लोगों को बताना था वो हमने यही मान लिया कि हाँ भाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही मान लेते हैं, जब कभी भी लाइट रे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन अ मीडियम। जब कभी भी लाइट रे मीडियम से किसी वैक्यूम के अंदर एंटर कर रही है तो मैं उसे क्या बोलूँगा, मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो माने जाना है, मतलब लोगों को बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट ऊपर, तुम्हें पता वैक्यूम और एयर के अंदर अगर हमेशा पहला मीडियम वैक्यूम या एयर ही होना है तो हमारा क्या होगा वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमेशा के लिए। जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए ऊपर हमारी ये आती है लाइट स्पीड ऑफ लाइट आती है। क्यों? क्योंकि पहला मीडियम हमारा क्या है? एयर या वैक्यूम, कुछ भी कह सकते हैं। और नीचे हमारे क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, यानी कि C/V। C हमारा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू n/1। क्या बात क्लियर? उम्मीद है तुम्हें क्लियर होगी। अब हमारा अगला आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है यार। रिलेटिव के अंदर हम लोग जो पहला मीडियम एयर था ना, अब उसकी जगह कोई और मीडियम रखते थे, वाटर हो गया, डायमंड हो गया, इतने सारी चीज़ें, कोई ऑयल ला के रख दिया, कोई भी मीडियम रख सकते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेफर्स टू द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट चेंजेस द मीडियम, जब उनके बीच में दो अलग अलग मीडियम आ जाए। तो इसका नॉर्मली फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी V1/V2 इज इक्वल्स टू n/1। क्या बात क्लियर? उम्मीद है तुम्हें क्लियर होगी। और इसका एक और फॉर्मूला भी है। जैसे मान लो तुम्हें ऊपर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया एब्सोल्यूट वाला और नीचे ग्लास का दे दिया एब्सोल्यूट वाला। ऊपर दे दिया वाटर का एब्सोल्यूट वाला और नीचे दे दिया ग्लास का एब्सोल्यूट वाला, यानी कि वाटर के अंदर एयर से अगर वाटर के अंदर लाइट रे एंटर कर रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, और एयर से अगर लाइट रे ग्लास के अंदर एंटर कर रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अब तुमसे बोला गया कि भाई इन दोनों का रिलेटिव निकाल दो, मतलब ग्लास और वाटर का,
तो तुम कैसे निकालोगे, इसका भी एक तरीका है। जैसे मान लो कि पहले मीडियम का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हो गया n1 और दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n2, तो सीधा सीधा n21 निकालने के लिए क्या करो, n2/n1 इज इक्वल्स टू n21। थोड़ा सा अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मैं कैसे समझा सकता हूं, जैसे मान लो माई लाइट रे एंटर कर रही है वाटर से ग्लास में, वाटर से ग्लास में। मैंने तुम्हें बता दिया वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और तुम्हें ग्लास का बता दिया 1.5, इसका 1.3 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने तुम्हें बोला कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि n21 निकाल दो। सेकंड मीडियम हमारा क्या है, सेकंड मीडियम हमारा ग्लास है, तो उसके लिए क्या करोगे, n2/n1, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला नहीं रटवा रहा हूं, तो मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि भाई सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर देना फर्स्ट मीडियम से, तो यहाँ पे क्या करो 1.5/1.3, इसको डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? उम्मीद है तुम्हें थोड़ी सी चमक गई होगी। अगर जिन बंदों को जानना है कि ऐसा किस वजह से होता है तो यार मैं तुम्हें वो भी बता सकता हूँ, अगर सुनना चाहो तो चलो बता देते हैं, ठीक है, हाँ खुश हो जाओगे। तो ये 1.3 कैसे निकला हुआ, C/n वाटर करके, सॉरी C/v वाटर करके, यानी कि कितनी स्पीड यहाँ पे होगी लाइट की वाटर के अंदर और ऊपर स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सेम चीज़ यहाँ पे कैसे निकली होगी, C/लाइट इनटू लाइट इन अ ग्लास। थोड़ा सा क्लियर हुआ है? यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ये कैसे होगा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और ये कैसे निकला हुआ, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास पता है क्या आ जाएगा, C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अभी ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा और रेसिप्रोकल होने के बाद क्या होगा यहाँ पे, इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों कट गए और मेरे पास आंसर क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हमने पढ़ा था दो मीडियम्स की लाइट रे के रेशियो को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। बात क्लियर है, ये यहीं पे आ गया। तो सीधा सीधा अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे दोनों के तो सेकंड मीडियम को फर्स्ट मीडियम वाले से डिवाइड कर देना और कुछ मत करना। ये तो फील के लिए था, रटवाने वाली बात नहीं। अगर जिस बंदे को समझ में होगा समझना है, नहीं तो तुम फॉर्मूला भी कर सकते हो, क्योंकि यार फिजिक्स में ना दो तरह के बंदे होते हैं, जिन बंदों को फील चाहिए होती है उन बंदों के लिए फील भी है, और जिन बंदों को रटना है भाई वो फॉर्मूला भी कर सकते हो। रटने वाली बात नहीं है, मतलब मैं रटवाने में बिलीव नहीं करता, लेकिन हाँ यार अगर तुम्हें फॉर्मूलाज नहीं करने तो सीधा सीधा पेपर में वैल्यू देखो और फॉर्मूले में पुट करो और निकाल के आ जाओ। लेकिन अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो तुम्हारा फॉर्मूले, मतलब तुम्हें फॉर्मूले की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें कंसेप्ट पता तो तुम आराम से कंसेप्ट के बेसिस पे पूरा पेपर उखाड़ के आ सकते हो बहुत मजे से, ठीक है। अब तुम्हें उम्मीद है एब्सोल्यूट और रिलेटिव समझ में आ गए। थोड़ा सा टिपिकल था, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रिवाइज करवा सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम लोग यही स्टार्ट करने लगे स्नेल्स लॉ, जो गलती से विंडो खुल गई है, लेकिन कोई नहीं। चलो अब मानना दे, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो हमेशा क्या होता है, सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। और उसी जगह अगर ये फर्स्ट मीडियम हमारा जो है हमेशा क्या हो जाए, एयर हो जाए, तो इस चीज़ को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है C/v। v हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, और फर्स्ट मीडियम हमारा क्या है, एयर। और एयर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो नॉर्मल स्पीड होती है। बात क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक तो यही फॉर्मूला है नॉर्मल वाला, और एक फॉर्मूला क्या है, n2/1। अगर तुम्हें दो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हो पहले से एब्सोल्यूट वाले, तो उनको क्या करना, डिवाइड कर देना n2/n1। यहाँ पे v1/v2 है, यहाँ पे n2/n1 है। यही तीन फॉर्मूले से तुम्हारा पूरा आराम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक हो सकता है। अब हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ने लगे। ये विंडो क्लियर कर देता हूँ, जिस भी बच्चे को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। ये लो भाई, ले लो, मेरी भी ले लो। हाँ अब हम लोग अगले पढ़ने लगे स्नेल्स लॉ की तरफ। स्नेल्स लॉ हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तुम्हें ये समझाना, मैंने स्नेल्स लॉ थोड़ा बाद में क्यों जाना, क्योंकि पहले समझाना था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है, लेकिन इसको समझाने के लिए ना मेरे हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना बहुत जरूरी था। अब मैंने तुम्हें समझाया था कि दो मीडियम के अंदर लाइट के रेशियोज को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, कि दो मीडियम के अंदर लाइट रेस की स्पीड जो है किस हिसाब से कम होगी, कितना गुना कम होगी, इसी चीज को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देता है। वो लोग चाहते थे कि किसी तरह इस एंगल आई और इस एंगल आर के बीच में ना कोई संबंध ढूंढा जा सके, संबंध ढूंढा जा सके। अब स्पेलिंग गलत हो सकती है क्योंकि ना मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, ये धा यहाँ पे ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इतनी तो आती है यार भाई, तुम मेरे को समझो। इनके बीच में संबंध ढूंढना चाहते थे, रिलेशन ढूंढना चाहते थे। अब वो रिलेशन कैसे ढूंढे, ये हमारा क्या है, हमारा पपलू भाई है। आपसे तुम्हें ना हर पीपीटी के अंदर दिखाया जाएगा, हर स्लाइड के अंदर दिखाएगा पपलू भाई। अब तुम्हें कंसेप्ट समझाया करेगा, और पपलू भाई आज तुम्हें समझाना आया स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब ये पपलू क्या समझाना चाहता है कि भाई
अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर कोई भी लाइट रे एंटर कर रही है, वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी। और हमेशा अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन करके डिवाइड कर दूं, साइन आई अपॉन साइन आर कर दूं, तो हमेशा मेरे पास वैल्यू एक कांस्टेंट आती है। और ये कांस्टेंट हमारा क्या होता है, यही कांस्टेंट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या बात क्लियर है? अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है, तुम स्पीड ऑफ लाइट से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें और समझाना चाहूँ तो क्या समझाना चाह सकता हूँ कि जैसे मान लो ये रहा हमारे पास एक मीडियम, यहाँ हमारा नॉर्मल, अब लाइट रे आई और बेंड कर गई टूवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पर इन्हें कोई ना कोई एंगल आर बनाया, यहाँ पर इन्हें कोई ना कोई एंगल आई बनाया। अब जब मैं इस एंगल आई और एंगल आर का साइन करके डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास हमेशा एक नंबर आएगा। मान लो कोई भी नंबर आ गया, एक्स नंबर मान लेते हैं, कोई भी एक्स आ गया, ठीक है। अब जब कभी भी अगर मैं इसके एंगल्स को बढ़ा भी दूं, इसके एंगल्स को चेंज भी करना चाहूँ, अब मैंने अगर इसके एंगल्स को चेंज कर दिया, मान लेते हैं पहले थोड़ी ऊपर से आ रही थी, अब मैंने थोड़ा सा एंगल आई बढ़ा दिया, एंगल आई बढ़ा दिया तो मान लो ऐसे बेंट हो गया, एंगल आर भी बढ़ गया, एंगल आर भी बढ़ गया और एंगल आई भी बढ़ गया। क्या यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर चेंज हो गए? लेकिन फिर दोबारा अगर मैं इस एंगल आई और एंगल आर का साइन करके डिवाइड करूंगा ना, तो हमेशा मेरे पास फिर से वही एक्स वाला नंबर, यही कांस्टेंट दोबारा आ जाएगा। यही चीज स्नेल्स लॉ बताना चाहता है। उन दोनों ने इन दोनों एंगल्स के बीच में एक रिलेशन ढूंढ दिया। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ हमारा कहना क्या चाहता है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन करके उसको डिवाइड करूं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साइन से, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर और फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर एयर से जा रही है लाइट ग्लास के अंदर, तो यहाँ पर मैं कोई सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और कोई सा भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले लूँ और उसको डिवाइड करूँ साइन करके, तो आंसर हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन कोई सा भी ले लूँ। लेकिन उसी जगह अगर मैंने मीडियम चेंज कर दिया, अब यहाँ से एयर से ग्लास में जा रही थी, मान लो वाटर से ग्लास में जा रही है, तो यहाँ पर कांस्टेंट बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोई सा भी ले लूंगा, तो वहाँ पर ये कांस्टेंट सेम ही रहेगा। मतलब इसका कांस्टेंट अपना खुद का है, इसका कांस्टेंट अपना खुद का है। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का दोनों में से कोई सा भी एंगल ले लो, साइन करके उसको डिवाइड करो, तो तुम्हारा वो कांस्टेंट ही आएगा उस गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ये जो लास्ट वाली लाइन है यही कहना चाहती है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, इसको पूरा हटा देते हैं। ये पब्लू भाई बड़ा खुश हो रहे हैं आज, क्या बात है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n/1। अब जिस बंदे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है उसको ये साइन आई और साइन आर समझ में आएगा। जिस बंदे ने नहीं पढ़ रखी कृपया करके पहले जाकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो आता नहीं। लेकिन वैसे पेपर में इतने क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आते हैं, इस वाले पार्ट से आते नहीं, ज़्यादातर स्पीड ऑफ लाइट से आते हैं और एब्सोल्यूट से आते हैं, इतने नहीं आते। पर यहाँ से थोड़े बहुत आ जाते हैं, कभी कभार पढ़ लेना, लेकिन इतने नहीं आते जितने स्पीड ऑफ लाइट के आते हैं। स्पीड ऑफ लाइट के बहुत आते हैं और रिलेटिव के भी बहुत सारे आते हैं। जो हमने मीडियम वाला वो पढ़ा ना फॉर्मूला, उसके भी बहुत सारे आते हैं, बेहिसाब आते हैं। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर हमने आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ना था। उम्मीद है तुम्हें यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ की फील आई होगी। मैं वो जो फील देना चाहता था ना, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा कि तुम्हें फील आ जाए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए, बहुत बड़े वाला थैंक यू, बहुत बड़े वाला शुक्रिया और बहुत बड़े वाला दिल लेके जाओ, बहुत बड़ी वाली तीर के साथ ही साथ जिस भी बच्चे को मैथ्स पढ़नी है जाओ नीचे जाकर स्किल के चैनल को विजिट करो। शिवम भाई बहुत अच्छी अच्छी मैथ्स की वीडियोस डालते जा रहा है। तब तक के लिए आग लगाते रहो, फोड़ते रहो, मचाते रहो। बाय बाय, टाटा।